ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो कि अपने फियांसी जिन के ग्रेव पर गई होती है। एंड यहाँ पर वो उससे बातें कर रही होती है कि उसको गए हुए कुछ टाइम हो गया एंड वो अभी भी उसे भूल नहीं पाई है। वो उसे कह रही होती है कि हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, लेकिन तुम हमेशा मेरे हस्बैंड रहोगे और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी वाइफ बन के ही रहूँगी। तभी यहाँ पर एक लड़का सूजी को देख रहा होता है, जो कि कोई और नहीं हमारा मेल लीड है और इसका नाम शाव है। वो कोई और नहीं सूजी के फियांसी का छोटा भाई है। वो यहाँ पर मनी मन सोच रहा होता है कि भाई मुझे पहले लगा था कि आप और सूजी हमेशा साथ खुश रहोगे, तो इसलिए मैंने सूजी के लिए जो अपनी फीलिंग्स है उसको हमेशा अपने दिल में छुपा के रख लिया था। लेकिन अब आप नहीं हो तो मैं उसे ऐसे सैड नहीं होने दे सकता। अब मैं उससे प्यार करूंगा और कुछ ही साल में मैं बड़ा हो जाऊंगा। तभी इतने में उसका असिस्टेंट उसके पास अम्ब्रेला लेकर आता है और पूछता है कि क्या वो वहाँ जाएगा नहीं। शाह फिर पुरानी चीज़ें देखने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वो अब्रॉड से अपने स्कूल की छुट्टी के टाइम पे घर आया होता है और तभी वो यहाँ सूजी को देखता है, जिससे वो कल ही मिला था क्योंकि उसने कुछ उसकी हेल्प की थी और वो उसे पसंद कर रहा होता है। इतने में उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि वो जो लड़की है वो उसके बड़े भाई की फियांसी है और दोनों की अभी जल्दी शादी हो जाएगी, तो वो उसकी सिस्टर इन लॉ बनने वाली है। तो शाओ बस उसे देखता रह जाता है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक ख़त्म होता है और असिस्टेंट शाओ को बताने लगता है कि कार रेडी है, अभी उसे अपनी जल्दी से फैमिली से मिलकर निकलना होगा। तो शाओ बस यही सोच रहा होता है कि वो 10 साल बाद वापस आएगा जब वो बड़ा हो जाएगा तो, और तब वो फिर सूजी से शादी करेगा। फिर डायरेक्ट 10 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सूजी अब एक डॉक्टर बन गई होती है। वो जब यहाँ हॉस्पिटल में आती है तो वो अपनी और जिन की फ़ोटो को देखकर फिर से उसे याद कर रही होती है। तब यहाँ हॉस्पिटल में आया हुआ एक लड़का नीचे गिर जाता है जिसको बहुत तकलीफ हो रही होती है, तो सूजी उससे देखनी चाहती है। वो बताने लगता है कि मैंने कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं हूँ, इसलिए मेरा पेट बहुत दुख रहा है। और वो जानबूझ के फिर सूजी को अपना फेस दिखा रहा होता है और कहने लगता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो सूजी तो उसे देखते के साथ ही शॉक हो जाती है कि वो जिन की तरह कैसे दिख रहा है। तभी इतने में शाओ तो बेहोश हो जाता है, तो उसकी आईडी उसके पॉकेट में से निकल जाती है और नर्स उसे उठाकर सूजी को दिखा देती है, जिसमें असल में उसका नाम जो लिखा होता है और उसकी एज 21 होती है। तो सूजी को ये पढ़कर शौक लगता है कि वो जिन नहीं है बल्कि कोई और ही है। इतने में नर्स शाओ को उठाकर आईसीयू में लेकर जा रही होती है और सूजी बस रोते हुए से देखती रह जाती है कि आखिर कोई पर्सन किसी से इतना कैसे सेम मिलता है। फिर रात में सूजी शाओ को देखने के लिए यहाँ रूम में आती है और वो नर्स से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तो फिर नर्स बताती है कि असल में उसे सीरियस स्टमक प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज रहेगा। सूजी फिर शाओ से कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम जो है, तो ये बताओ तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है। तो शाओ जिसने अपनी फेक आइडेंटिटी बनाया हुआ है वो उसे ये भी झूठ बोल देता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है और वो उसे थैंक यू बोलने लगता है उसे बचाने के लिए। तो सूजी कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम यहाँ अच्छे से रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। और फिर वो नर्स के साथ बाहर चली जाती है। तो यहाँ पर शाओ तो अच्छे से उठकर बैठ जाता है और वो तो उससे दोबारा मिलकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ को यहाँ नर्स मेडिसिन देने के लिए आती है और जब वो मेडिसिन ले लेता है तभी देखता है कि उसका असिस्टेंट कर्टेन के पीछे छुप कर आया हुआ है। तो वो बहाने से नर्स को वार्ड के बाहर भेज देता है और गुस्से में फिर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुम डोर से क्यों नहीं आए। तो वो कहता है कि बॉस मैं क्या ही कर सकता था, आपको यहाँ पर स्पेशल वार्ड मिला हुआ है जहाँ पर मुझे आने के लिए पहले नर्स से बात करनी पड़ेगी, तो मैंने सोचा कि फिर ऐसे आपकी आइडेंटिटी लीक हो जाएगी। तो शाह पूछता है कि बोलो तुम्हें क्या बताना था। तो फिर असिस्टेंट सब बताने लगता है कि अब्रॉड में उसके लोगों ने और एक और कंपनी एक्वायर कर ली है जो कि 6 बिलियन की है और वो जो मिस सूजी का डैड है वो अपने सारे कनेक्शन का यूज़ करके आप तक पहुंच रहे हैं और आपको उन्होंने मैसेज किया है कि वो अपना सारा पैसा लगाकर आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। शाओ कहता है कि एक ऐसा बंदा जो कि इतना बड़ा ट्रैश है, उसने अपनी खुद की बेटी को घर से निकाल दिया और बड़ा आया अपने सारे पैसे लगाकर मुझसे बिजनेस करना चाहता है। तो असिस्टेंट कह रहा होता है कि बॉस आप तो सब जानते ही हैं क्योंकि आप 10 सालों से मिस सूजी की सिचुएशन पर नज़र रख रहे थे। यहाँ पर शाओ ऑर्डर दे देता है कि उसके डैड को यहाँ हमारे पीछे लगे रहने दो और उसको कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। फिर इतने में शाओ को आवाज़ आती है कि नर्स बात कर रही है कि सूजी यहाँ पे अपना राउंड लगाने आ रही है। तो वो जल्दी से अपने असिस्टेंट को वापस से विंडो से भगा देता है और फिर जैसी सूजी यहाँ पर आती है तो वो उसकी कंडीशन के बारे में पूछ रही होती है कि वो कैसा फील कर रहा है। वो बहुत ही खुश होकर उससे कहने लगता है कि जब से वो यहाँ पर आया तो काफ़ी बेटर हो चुका है। सूजी उसे फिर से पूछती है कि उसने लास्ट टाइम बोला था कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, तो इसका क्या मतलब है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई कज़िन है। तो शाओ इसके लिए भी मना कर देता है कि नहीं है और वो सूजी से पूछता है कि उसने उससे ये क्यों पूछी। तो फिर सूजी कहती है कि क्योंकि तुम मेरे एक पर्सन से बहुत ज़्यादा मिलते हो।
शाओ कहता है कि तुम रो रही हो, इसका ये मतलब है कि लगता है वो पर्सन तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सूजी फिर जीना और अपने पुराने टाइम को याद करने लग जाती है और उससे बताती है कि हाँ, वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था। वो मेरा फियांसी था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इस दुनिया में इकलौता पर्सन है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। शाओ मनी मैन अपसेट हो जाता है कि वो अभी तक उसके भाई को भूल ही नहीं पाई है। तो फिर वो उसे कहता है कि क्या पता फ्यूचर में तुम्हें कोई और अच्छा लड़का मिल जाए जो कि तुम्हें अपनी लाइफ भी देने को तैयार हो, तो क्या तुम उसे हाँ बोलोगी? सूजी कहती है कि ऐसा कोई पर्सन कैसे हो सकता है जो मुझे अपनी लाइफ दे। तो शाओ बताने वाला होता है कि मैं हूँ ना, पर इतने में सूजी को उसकी स्टेप सिस्टर की मैसेज आती है कि वो यहाँ हॉस्पिटल में आई हुई है उससे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए, जो उसके डैड का ऑर्डर है। सूजी उसका मैसेज देखकर सोचती है कि करना क्या चाहती है अब। फिर वो शाओ से कहती है कि तुम अपना ख्याल रखो और यहाँ से बाहर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सूजी जब अपना काम में बिजी होती है तब यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर याओ आकर उसे चिल्ला कर कहने लगती है कि वहीं पर रुक जाओ, आखिर तुमने अभी तक मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई क्यों नहीं दी। तो सूजी भी उसे चिल्लाती है कि वो यहाँ हॉस्पिटल में ऐसे ज़ोर से चिल्ला नहीं सकती है। तो याओ कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बदतमीजी करने की। 10 साल पहले मुझे लगा था कि तुम्हारी फू फैमिली में शादी हो जाएगी तो हमारी फैमिली को पावर मिलेगा, पर तुमने तो वो शादी तक नहीं कर पाई और उल्टा अपने अनलकीनेस की वजह से अपने फियांसी जिन को भी मार दी। तो सोचो, तुम जैसी अनलकी लड़की के पास कोई राइट्स नहीं है मुझे बताने का कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तभी पूरी भीड़ लगी होती है, सब ये सुन रहे होते हैं। तो जो यहाँ पे नर्स से पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो नर्स बता देती है कि वो मिस सूजी की स्टेप सिस्टर है जो कि कुछ कुछ दिन में यहाँ हॉस्पिटल आती रहती है उन्हें परेशान करने के लिए। तब यहाँ पर सूजी याओ को समझाने लगती है कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाई हूँ और अभी भी समझा रही हूँ कि जिनकी मौत प्लेन क्रैश में हुई थी, ना कि मैंने उसे कुछ करी हूँ। याओ कहती है कि जिस वक्त तुम्हारी जिनके साथ शादी होने वाली थी उस टाइम पर मैं बहुत छोटी थी, नहीं तो तुम्हें तो कभी ये मौका नहीं मिलता। और मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम हमेशा मेरे से नीचे लेवल पे ही रहोगी। सूजी कहती है कि अब तुम्हारा बोलकर हो गया तो अब तुम जा सकती हो। ऐसे कहकर वो जाने वाली होती है तो याओ गुस्से में उसे खींचती है। सूजी गिरने लगती है तो जल्दी से शाओ से गिरने से बचा लेता है और उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तभी यहाँ पर याओ तो इसे देखकर शॉक होती है और सूजी से कहने लगती है कि तुमने जिन का स्टैंड इन ढूंढ लियो, तुम तो कितनी ज्यादा शेमलेस हो। कह रही थी कि तुम तो कभी जिन को भूलोगी नहीं। सूजी कहती है कि बकवास करना बंद करो, इसका नाम जो है और ये तो बस मेरा पेशेंट है और ये अभी सिर्फ 21 ईयर्स का एक स्टूडेंट है जो कि बीमार है इसलिए यहाँ पर एडमिट है। तो याओ खुश होने लग जाती है कि अच्छा, तो ये लड़का बीमार है सच में, ये तुम जैसी कोई सूट करता है। तो शाओ खुश होकर कहने लगता है कि डॉक्टर सूजी तो मुझे बहुत पसंद आई है। तो याओ डिसाइड करती है कि बस ये सब बंद करो। वो सूजी को आज एक क्लब का रूम का कार्ड देकर बताने लगती है कि डैड ने उसके लिए सू फैमिली के बेटे के साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स करे और वो लड़का उसे पसंद करता है तो उसे ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ेगा। सूजी मना करती है कि मेरा शादी का कोई इरादा ही नहीं है तो मैं नहीं जाने वाली। या उसे समझाने लगती है कि उसे तो खुश होना चाहिए कि कोई तो है जो उसे पसंद कर रहा है और उसे शादी करना चाह रहा है और वो इतनी अनग्रेटफुल हो रही है। तो सूजी साफ कह देती है कि वो अभी तक जिन को भूली नहीं है और उसके दिल में हमेशा ही वो ही रहेगा और कोई और नहीं, और वो किसी और से शादी नहीं करेगी। चाओ तो सूजी को धमकी देने लग जाती है कि डैड ने कह दिया है कि अगर तुम ब्लाइंड डेट के लिए नहीं गई तो वो कल आकर हॉस्पिटल को ही तोड़ देंगे। फिर सोच लो तुम्हारे ये इन पेशेंट्स का क्या होगा और हॉस्पिटल की तुम्हारी जॉब भी चली जाएगी। तो सूजी फिर इसे कार्ड ले लेती है और कह देती है कि वो ब्लाइंडेड के लिए चली जाएगी, ऐसा बोलकर वो जाती है। फिर सूजी जब यहाँ अकेले में होती है तो शाओ उसके पास जाकर खड़ा होता है तो वो उसे थैंक्स बोलने लगती है अभी के लिए। शाओ कहता है कि तुम ब्लाइंडेड पर मत जाओ, अगर तुम्हें शादी करनी है तो क्यों ना मुझसे कर लो। ये सुनकर वो हंसती है और उसे कहती है कि माना तुम्हारा फेस मेरे लिए जाना पहचाना है, लेकिन तुम सिर्फ 21 ईयर्स के हो और ऊपर से ऐसे बीमार भी हो। मुझे लगता नहीं कि अभी तक तुमने एक लड़की को किस भी किया होगा, तो तुम ऐसी चीज़ें कैसे बोल सकते हो। तभी यहाँ पर शाओ तो अचानक से उसे किस कर लेता है और खुश होकर कहता है कि देखा आप तो कर लिया ना। तो सूजी तो गुस्सा हो जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तो शाओ कहता है कि गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो सूजी गुस्से में उसे साइको बोलकर फिर चली जाती है, पर फिर भी वो तो उसे ऐसे देखकर खुश हो रहा होता है कि वो गुस्से में भी कितनी ज़्यादा क्यूट लगती है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे तुरंत ही कार से उसे वहीं ब्लाइंड डेट तक मिलवाने के लिए चलने बोलता है कि वो देखना चाहता है कि कौन बंदा है जो
सूजी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी यहाँ क्लब में पहुंचती है अपने उस ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए। जैसे ही वो रूम में आती है तो वो बंदा तो तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे कहने लग जाता है कि मिस सूजी, मुझे तो आप बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ही मैंने हमारी शादी की बात किया, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। तो सूजी कहती है कि मैं यहाँ पर आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि मेरा अभी शादी करने का कोई प्लान नहीं है। तो फिर ये मिस्टर सू तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम वही लड़की हो ना जो इतनी अनलकी है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा फियांसी मर गया था। सूजी कहती है कि शायद मैंने अपनी बात क्लियर रख दी हो, तो अब मुझे कोई और बात नहीं करनी है। ऐसा बोलकर सूजी यहाँ से जाने वाली होती है तो ये बंदा उसके ऊपर बेहोशी वाली स्प्रे को मार देता है और सोचता है कि जब उसकी फैमिली को उसकी कोई पड़ी नहीं है तो वो उसे बचकर कहाँ से भाग पाएगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर शाओ को, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ इस क्लब के बाहर पहुंच जाता है और यहाँ ये बंदा सूजी को हैरेस करने की कोशिश करता है तो वो उसके सर पे बॉटल मार देती है और भागने को करती है तो भी वो जल्दी से उसे वापस पकड़ लेता है। तो सूजी उसके पैर में एक कांच खड़ा देती है और बाहर भाग जाती है तो भी वो उसके पीछे लगा होता है। और फिर इतने में यहाँ पर वो एक वेटर को काम देने लगता है कि तुम मेरे लिए उस लड़की को पकड़ के लेकर आओ तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पर ये वेटर कोई और नहीं बल्कि शाओ होता है, जो कि यहाँ सूजी के पास आता है और उसकी आंख पर पट्टी बांधकर फिर वो रिटर्न आकर इस बंदे को खूब मारता है और फिर यहाँ से वो सूजी को लेके एक होटल रूम में आ जाता है क्योंकि अब उसके ऊपर ड्रग का असर होता है। तो सूजी उसे देखकर बस अपना पुराना फियांसी यानी कि जिन को याद करी होती है और वो उसे किस करने लग जाती है और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा शौक होती है कि वो ये कहाँ पर है और तभी अचानक से वो शाओ को देखकर और शौक हो जाती है कि जो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो बताता है कि कल रात मेरा फर्स्ट टाइम था तो अब तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी ना। सूजी को कल रात के बारे में याद आ रहा होता है तो वो बहुत गुस्सा होने लग जाती है और शाओ से कहती है कि क्या हमारे बीच कुछ हुआ। तो फिर वो बताता है कि हाँ, तुम्हें कल किसी ने ड्रग दिया था और हमने नाइट स्पेंड करे। सूजी ये सुनते के साथ ही खुद को थप्पड़ लगाती है और शाओ से कह देती है कि मुझे टच भी मत करना, तुम मुझसे दूरी रहो। वो तुरंत ही फिर अपने कपड़े उठाकर यहाँ से भाग जाती है और फिर अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर जिन की ग्रेव पर पहुँचती है। तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, क्या तुम्हें किसी ने बुली किया है। तो सूजी फिर उसे बताती है कि कल रात मैंने जिन के जैसे दिखने वाले लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर ली। तो ये सुनकर फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी डील हो गई, वैसे भी उसे गए हुए 10 साल हो चुके हैं तो तुम्हें अब उसे भूल जाना चाहिए। सूजी कहती है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने 10 साल पहले ही जिन से प्रॉमिस करी थी कि मैं हमेशा उसकी वाइफ बन के रहूँगी और अगर मैंने किसी और मैन से शादी भी करी तो वो फिर इसी फैमिली का होना चाहिए। उसकी फ्रेंड कहती है कि आखिर क्यों। तो सूजी बताती है कि क्योंकि वो जिनके क्लोज रहना चाहती है इस वजह से। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैंने सुनी हो कि तुम्हारे इस फियांसी जिन का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम शाओ है, तो वो बिल्कुल अपने भाई की तरह ही तो दिखता होगा ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस लड़के की तुम बात कर रही हो वो यही शाओ होगा। सूजी कहती है कि वैसा होता तो मैं अभी इतनी ज़्यादा पेन में नहीं होती, लेकिन वो शाओ नहीं है बल्कि वो तो एक जो नाम का ऑर्डिनरी लड़का है। जो जिनका छोटा भाई है शाओ, वो तो अब्रॉड में पला बड़ा है और उसका जिनकी फैमिली के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है तो वो शाओ हो ही नहीं सकता। तभी शाओ अपने असिस्टेंट के साथ अपने भाई की ग्रेव पर ही आ रहा होता है और वो सूजी को देख लेता है। सूजी यहाँ पे रोते हुए कह रही होती है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन कल रात जो भी हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर शाओ सूजी को ऐसे रोते हुए देखकर सोच रहा होता है कि उसकी जो मेरे भाई के लिए फीलिंग्स है वो अभी तक नहीं बदली। असिस्टेंट पूछ रहा होता है कि बॉस आखिर आप मिस सूजी को अपनी रियल आइडेंटिटी क्यों नहीं बता देते, फिर शायद आप उनसे ठीक से बात भी कर पाएंगे। तो शाओ कहता है कि मेरे भाई के जाने के बाद वो किसी और मैन के साथ कभी थी ही नहीं, इसलिए अगर मैं उसे सच बता दूंगा तो वो बस मुझे डिस्गस्टिंग समझेगी और मुझसे और दूर हो जाएगी। फिर सूजी के यहाँ से जाने के बाद शाओ भी अपने भाई से बात करने आ जाता है और उसे कहने लगता है कि इसमें सूजी की कोई गलती नहीं है बल्कि गलती तो सब मेरी है। वो कहता है कि लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं उससे 12 साल से प्यार करता हूँ और मैं अब और गिव अप नहीं करूँगा। वो अगर बस मुझे एक्सेप्ट कर ले तो मैं तो उसके साथ ये जो की फेक आइडेंटिटी के साथ भी रह लूँगा। शाओ अपने भाई से कहता है कि भाई आप मुझे ब्लेस करोगे ना। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे वापस से हॉस्पिटल लेके चलो। फिर वो हॉस्पिटल में आने के बाद इंतज़ार कर रहा होता है कि सूजी उसका चेकअप करने के लिए आएगी, पर तब यहाँ पे सिर्फ नर्स आती है और वो उसे पूछ कर पता कर लेता है कि सूजी ने आज छुट्टी ले ली है कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है आज। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी अपने घर पे होती है और रो रही होती है और वो चाकू से अपना हाथ कट करने वाली होती है, पर तभी इतने में कोई डोर नॉक करता है। तो वो दरवाज़ा खोलते ही
शाओ को यहाँ देखकर शौक होती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे रहती हूँ। शाओ कहता है कि मैंने सुना कि तुम बीमार हो इसलिए तुमने छुट्टी ली हो, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सूजी कहती है कि तुम होते कौन हो मेरी फिक्र करने वाले। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सूजी कह देती है कि लेकिन मैं तुम्हें नहीं करती हूँ। शाओ पूछता है कि आखिर क्यों। तो सूजी उसे समझाती है कि तुम बस मेरे पेशेंट हो और कुछ भी नहीं, तो आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करूँगी। तुम्हें क्या लग रहा है कि बस हमने एक्सीडेंटली नाइट स्पेंड कर लिए तो मैं तुम्हें लाइक करने लगूंगी। वो उसे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है। तो शाओ तुरंत ही उसके घर पे आता है और कहता है कि वो चाकू तुम नीचे रख दो। तो सूजी उसे डराती है कि तुम अगर मेरे पास भी आए ना तो फिर मैं अपने आप को मार लूँगी। तो ये देखकर फिर शाओ डर जाता है और कहता है कि प्लीज़ अपने आप को कुछ मत करना, और वो यहाँ से चला जाता है। और फिर शाओ यहाँ सूजी के घर के बाहर बैठ कर रो रहा होता है और सूजी भी अंदर बैठ के रो रही होती है। नेक्स्ट डे शाओ को सूजी का मैसेज आता है। वो उसे कह देती है कि उस रात जो भी हुआ था वो ऐसे भूल जाए कि कुछ हुआ ही नहीं और उसका पीछा छोड़ दे। तो शाओ ये मैसेज पढ़ के अपसेट हो जाता है। तभी यहाँ पे नर्स आकर उसे कहने लगती है कि वो कुछ भी खा क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसे जो स्टमक प्रॉब्लम हुई है उसमें उसे प्रॉपर खाना चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है। वो पूछता है कि क्या डॉक्टर सूजी नहीं आई है। तो फिर नर्स बताती है कि वो शायद और दिन छुट्टी लेकर घर पे रेस्ट करने वाली है। और फिर ये बता के नर्स अपना चली जाती है और शाओ सोचने लगता है कि वो मुझे अवॉइड करने के लिए अपने खुद के हॉस्पिटल में भी नहीं आ रही है। फिर शाओ से मिलने के लिए उसके डैड यहाँ पहुँच जाते हैं और वो बहुत गुस्सा होते हैं उसके ऊपर। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैंने उन्हें रोकने की कोशिश किया पर वो नहीं माने। शाओ अपने डैड से पूछता है कि डैड आप अब्रॉड में अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करने के बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फिर उसके डैड गुस्से में उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम यहाँ पर जो हरकतें कर रहे हो ना मैं वो सब जान चुका हूँ। शाह कहता है कि डैड अच्छा आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर बताएंगे, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो उसके डैड बता देते हैं कि उन्हें पता है कि उसके और सूजी के बीच में क्या चल रहा है। वो कहने लगते हैं कि क्या तुम भूल गए हो कि सूजी तुम्हारे भाई की वाइफ रही है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि डैड आप भूल गए कि उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। तो डैड कहते हैं कि शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, दोनों की एंगेजमेंट के बारे में पूरे शहर को पता है, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम चाहे जिस लड़की को डेट करो लेकिन ये नहीं, तुम इसके अलावा किसी को भी चुन सकते हो। शाओ नहीं मान रहा होता है तो फिर उसके डैड उसे धमकी देने लगते हैं कि अगर वो सूजी को बता देंगे कि वो असल में जिनका छोटा भाई है तो फिर सूजी तो उसे तुरंत ही दूर हो जाएगी, क्योंकि वो तो उसके भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये सुनकर शाह गुस्सा हो जाता है कि आप उसे नहीं बता सकते। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में किसी पेशेंट के बीच में फाइट हो रही होती है, तो सारे हॉस्पिटल में भीड़ लग जाती है और फिर सूजी को भी हॉस्पिटल में बुलाया जाता है इस चीज़ को डील करने के लिए। तो वो पहुंचती है और यहाँ हम देखते हैं कि शाओ के डैड उसे समझा रहे होते हैं कि तुम मेरी बात मान लो, सूजी तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। तो वो कहता है कि फिर मैंने भी डिसाइड कर लिया हूँ कि अगर ऐसी बात है तो मैं आखिर तक कभी उसे बताऊंगा ही नहीं कि मैं असल में कौन हूँ और मैं फेक बन के रह जाऊंगा। तो उसके डैड उसे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि क्या वो पागल हो चुका है, वो पूरी ज़िंदगी भर एक फेक आइडेंटिटी में रहना चाहता है। वो उसे ये भी कहते हैं कि उसे आखिर समझ क्यों नहीं आ रहा है कि वो आखिर उसकी सिस्टर इन लॉ बनने वाली थी, तो ये बिल्कुल गलत है उसके लिए। तो यहाँ पर फिर शाओ समझाने लगता है कि मैंने कितनी बार बोला कि उनकी शादी नहीं हुई थी, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, और वैसे भी मेरे भाई को गए हुए भी तो इतना टाइम हो चुका है। वो अपने डैड से ये चीज़ क्लियर बोल देता है कि वो सूजी को 12 साल से लाइक करता है, तो वो अभी इतनी इजीली गिव अप नहीं करेगा। दूसरी ओर सूजी उस पेशेंट के वार्ड में जाती है जहाँ पर दो लोग आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं, तो उन्हें समझाती है कि वो लोग ऐसे फ़ाइट ना करें, पूरे हॉस्पिटल में उनकी वजह से आवाज़ें जा रही है और लोग परेशान हो गए। फिर बाहर जैसी आती है तो नर्स उसे बताने लगती है कि जो कुछ भी खा नहीं रहा है और बस ऐसी जिद कर रहा है। तो सूजी कहती है कि उसकी मर्ज़ी, खाए ना खाए मुझे क्या। फिर सूजी यहाँ से जाने वाली होती है पर वो ना चाहकर भी फिर शाओ को देखने के लिए उसके वार्ड में आ जाती है। तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली तुम मुझे देखने के लिए मानी दो। सूजी कहती है कि मैंने सुनी कि तुम कुछ खा नहीं रहे हो, तो वो खुश हो जाता है कि तुम मेरी फिक्र करी हो। तो सूजी कहती है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, मैं बस तुम्हारी डॉक्टर हूँ तो उसके नाते मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मेरे ऊपर होगी। सूजी कहती है कि ठीक है तुम खाओ ना खाओ मुझे क्या। वो जाने लगती है तो वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि तुम गुस्सा मत हो, मैं खा लूँगा, एक्चुअली तुम इतने दिन से मुझे देख नहीं रही थी इसलिए मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर वो चिल्लाती है कि मैंने तुमसे ऑलरेडी सब चीज़ें क्लियर कर दी हूँ और फिर भी तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है। शॉ कहता है कि अगर मैं बस अच्छे से तुम्हारी बात सुनूंगा और यहाँ पेशेंट बन के रहूँगा तो तुम क्या मुझे चेक करने के लायक करोगी। सूजी कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें अपना हॉस्पिटल चेंज करना चाहिए और किसी और हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। शॉ कहता है कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती हो। तो सूजी कहती है कि हाँ, तुम्हें देख कर ही अब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, और ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि सूजी कहीं वॉक करते हुए जा रही होती है और तभी शाओ अपनी कार से यहाँ पहुँचता है और अपने असिस्टेंट को जाने बोल देता है।
सूजी तो उसे देखती भी नहीं है और उसे टकराने वाली होती है, तभी वो उसका हाथ पकड़ के रोकता है। तो वो उसे देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम फिर मेरे सामने आ गए, मैंने बोली थी ना कि दोबारा मुझे दिखना मत। वो कहता है कि तुम इतने दिन से मुझसे मिलने नहीं आ रही हो, तो क्या हम लोग कुछ बात कर सकते हैं। सूजी कह देती है कि हमारे बीच में कुछ भी बात करने वाला नहीं है, और वो तुरंत चली जाती है। फिर वो हॉस्पिटल में ओवर टाइम वर्क कर रही होती है, तो वो बाहर से ही खाना ऑर्डर करवा के मंगवा लेती है। तभी उसे नर्स बताती है कि शाओ हॉस्पिटल के गेट के बाहर ही घूम रहा है, तो क्या वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। सूजी कहती है कि तुम इन सब में मत पड़ो। फिर वो जैसे ही अपना खाना खोलती है तो उसे वॉमिटिंग जैसा होने लगता है, तो फिर वो छुट्टी लेकर यहाँ से घर जाने के लिए निकलती है। तभी शाओ से बाहर मिल जाता है और वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश तुम्हारे लिए खरीद के लाया हूँ। तो सूजी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये खाना पसंद है, तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट किया है। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, पर सूजी तो गुस्से में उसका खाना फेंक देती है और कह देती है कि तुम मुझे समझने का नाटक करना बंद कर दो, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक मजाक बन गई हूँ। शॉ कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। तो सूजी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी ये अच्छाई एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। शॉ कहता है कि तुम मुझे खुद से क्यों दूर कर रही हो, क्या अपने फियांसी की वजह से। सूजी कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा है, मैं उसकी वजह से ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और अब तुम मेरे सामने आ रहे हो तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें भुलाना चाहती हूँ कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी भुला दोगी। तो वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में मेरे लिए कुछ भी फील नहीं होता, मेरा फेस देख कर भी नहीं। सूजी गुस्से में उसे थप्पड़ लगा के दूर कर देती है और उसे समझा देती है कि तुम उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। शाओ कहता है कि मैं पूरी जिंदगी भर तुमसे प्यार करूंगा, क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है। सूजी उसे फिर से साइको बोलकर चली जाती है। तो शाओ बस रोते हुए उसे देखता रह जाता है और सोच लेता है कि वो अभी भी हार नहीं मानेगा। दूसरी ओर सूजी जैसी अपने घर तक पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर चाव आई हुई होती है, और वो कहने लगती है कि इतनी रात को तुम अभी तक घर नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हॉस्पिटल वाले बीमार लड़के के प्यार में तुम पड़ी हुई होंगी। सूजी उसे चिल्लाती है कि तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो, क्या गार्ड कर रही हो। तो कहती है कि मैं आफ्टर ऑल तुमसे मिलने जो आई हूँ, और हाँ, तुम होती कौन हो मुझसे इस तरीके से बात करने वाली, तुम बस एक नाजायज बेटी हो, तुम्हारे पास कोई हक नहीं मुझसे क्वेश्चन करने का। सूजी कहती है अभी मैं बहुत थक गई हूँ, तुम हटो यहाँ से, मुझे अपने घर जाना है। तो उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, लास्ट टाइम जो तुमने ब्लाइंड डेट खराब करी थी उसकी वजह से डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें एक और चांस देने का सोचा है। तुम्हें डैड का एक काम करना होगा, तुम जिनके भाई शाओ को तो जानती होंगी जो कि अब्रॉड में रहा है हमेशा। डैड ने कहा है कि अब वो सिटी आ चुका है, तो तुम्हें उसके बारे में पता लगाना होगा क्योंकि तुम्हारा तो उसकी फैमिली के साथ कनेक्शन है ना। अब तुम तो इतनी अच्छी फैमिली में शादी नहीं कर पाई तो डैड का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो चाहते हैं कि मेरी शादी वहाँ पर हो जाए, वो भी उस मिस्टर शाओ के साथ। तो तुम्हें अब इस बारे में पता लगाना होगा कि वो शाओ है कहाँ पर, और ये तो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ना। तो सूजी यहाँ पर कह देती है कि लेकिन मेरा चीन की फैमिली के साथ अभी कोई कनेक्शन नहीं है, और मुझे नहीं पता कि उसका छोटा भाई कहाँ पर है कहाँ नहीं। चाओ उसे चिल्लाती है कि तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो ना, क्योंकि तुम्हारी खुद की शादी वहाँ पर नहीं हो पाई तो तुम नहीं चाहती कि मेरी भी हो, इसलिए तुम ये सारी मुश्किलें कर रही हो। सूजी कहती है कि तुम्हें इतनी उस फैमिली में शादी करनी है तो जाओ खुद के दम पे करो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। और उसे साइड करके फिर वो अपने घर के अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो यहाँ पर फिर उसकी स्टेप सिस्टर को तो गुस्सा आता है और वो सोच लेती है कि मैं उस मिस्टर शाओ से शादी करके रहूँगी। यहाँ हम देखते हैं कि सूजी फिर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है एंड उससे पता लगता है कि वो तो सच में प्रेग्नेंट हो गई है। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और रोने लगती है कि ऐसा कैसे हो गया। नेक्स्ट डे वो फिर डॉक्टर से बात करने जाती है कि उसे अपना अबॉर्शन करवाना है। तो डॉक्टर फिर उसे समझाती है कि क्योंकि उसकी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर वो अपना अबॉर्शन करा लेगी तो दूसरी बार उसका बेबी होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी और शायद ना के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए वो बेबी का अबॉर्ट ना करवाए और इस बारे में फिर से अच्छे से सोचे। तो सूजी फिर सोच में पड़ जाती है। फिर सूजी जब अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ से हॉस्पिटल से निकल के जा रही होती है तभी सामने से शाओ आ जाता है उसे मिलने के लिए और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आखिर तुम हॉस्पिटल क्या करने आई थी। सूजी कहती है कि इतनी तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे तो बस थोड़ा सा पेट में दर्द था इसलिए मैं आई थी चेकअप के लिए। तो कहता है कि तुम खुद एक डॉक्टर हो और तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल आना पड़ा। तो सूजी उसे समझाती है कि उसके हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स पहले से आए हुए थे, तो उसे उन लोगों की जगह लेकर अपना चेकअप नहीं करवाना था। शाओ फिर सूजी को हाथ लगाने जा रहा होता है तो वो पहले ही दूर हो जाती है। तो वो कहता है कि मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ और चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। सूजी मना कर देती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी, पर शाओ नहीं मानता है और सूजी को उठा के लेके जाके कार में बैठा देता है और उसके साथ चला जाता है। सूजी की फ्रेंड भी रोक नहीं पाती है
फिर शाओ सूजी को उसके घर तक ले आता है। तो वो कहती है कि अब मैं अपने घर पहुंच गई हूँ तो तुम जा सकते हो। वो जैसे दरवाज़ा खुलकर अंदर जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ता है। तो सूजी फिर से उसे चिल्लाती है कि तुम हद में रहो। तभी सूजी को फिर से वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब लग रही है। सूजी उसे कह देती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो भी यहाँ शाओ नहीं मानता और उसे उठा कर अंदर लेकर जाता है। तो वो चिल्ला रही होती है कि मुझे हाथ मत लगाओ और उसे उसके बेड पे बैठा कर फिर वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ पानी गर्म करने, फिर तुम्हें मेडिसिन दूंगा। सूजी कहती है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे घर से निकलो। तो भी वो नहीं मानता और यहाँ सूजी फिर सोचने लगती है कि मुझे इसे कैसे भी करके यहाँ से निकालना होगा। मैं इसे पता नहीं लगने दे सकती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे इसे कैसे भी करके दूर करना ही होगा। फिर शाओ सूजी के लिए मेडिसिन और पानी लेकर आता है और कहता है कि एक बार मेडिसिन ले लो फिर मैं चला जाऊँगा। तो फिर वो मेडिसिन ले लेती है और अपना लेट जाती है। तो चुपचाप से फिर शाओ भी यहाँ से जाने लगता है। उसे जाते हुए शाओ और अपने भाई की पुरानी फ़ोटो दिखाई देती है। तो वो उस फ्रेम को अपने साथ लेकर जाता है कि अब उसके भाई को यहाँ से चले जाना चाहिए। शाओ बाहर आने के बाद जब अपनी कार में बैठकर जा रहा होता है तो उसके डैड उस पर ही नज़र रखे होते हैं और उन्हें गुस्सा आ रही होती है कि वो सच में उसी लड़की सूजी के साथ था। शाओ के डैड को अब ये भी पता लग गया होता है कि सूजी के डैड जो है वो शाओ के बारे में पता लगवा रहे हैं क्योंकि वो अपनी छोटी बेटी जियाओ की शादी अब शाओ से कराने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर शाओ के डैड को तो गुस्सा आ रही होती है कि वो लोग अपने आप को समझते क्या है। वो अपने असिस्टेंट को सूजी के डैड मिस्टर लू को कांटेक्ट करने के लिए बोलते हैं। सूजी जब यहाँ शावर लेकर बैठती है तो देखती है कि शाओ ने उसके लिए खाना बना कर गया है और वो ये भी देखती है कि उसकी फ़ोटो फ्रेम गायब है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ के डैड ने यहाँ सूजी के डैड और उसकी स्टेप सिस्टर चाओ दोनों को मिलने के लिए बुलाए होते हैं। जैसे ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनसे बड़े ही अच्छे से बात कर रहे होते हैं और उन्हें इन लॉज कह रहे होते हैं। तो शाओ के डैड ये मिस्टर लू से क्लियर कर देते हैं कि मेरे बेटे जिन की शादी तुम्हारी उस नाजायज़ बेटी से नहीं हुई थी तो हमारे इन लॉज बनने की कोशिश मत करो। तो वो तुरंत ही माफ़ी मांगते हैं और पूछते हैं कि फिर आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। तो फिर शाओ के डैड चिल्लाते हैं कि तुम्हें नहीं पता है या फिर ना पता होने की प्रिटेंड कर रहे हो। क्या तुम इतना नहीं जानते हो कि तुम्हारी बेटी ने मेरे छोटे बेटे शाओ को सेड्यूस करने की कोशिश करी है। तो सूजी के डैड और चाओ दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं था, सूजी ने मुझे कुछ नहीं बताई है। तो शाओ के डैड कहने लगते हैं कि आखिर वो क्यों बताइए, इतना शेमफुल काम जो कर रही है। उसने मेरे एक बेटे को मार दी, ये काफ़ी नहीं हुआ कि अब अपने अनलकीनेस की वजह से मेरे दूसरे बेटे को भी मारना चाहती है। सूजी के डैड कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, मैं उस लड़की को अच्छे सबक सिखाऊंगा और दोबारा उसे मिस्टर शाओ को परेशान नहीं करने दूंगा। तो शाओ के डैड कहते हैं कि हाँ यही सही है, नहीं तो फिर मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर वो पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। तो सूजी के डैड बता देते हैं कि ये मेरी दूसरी बेटी है। तो फिर शाओ के डैड पूछते हैं कि मैंने सुना कि तुम अपनी इस दूसरी बेटी की शादी मेरे बेटे शाओ से करवाने की प्लान कर रहे हो। तो सूजी के डैड तुरंत ही पलट जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब यहाँ पर शाओ के डैड के माइंड में चलता है कि वैसे भी शाओ सूजी के पीछे पड़ गया है तो उसे उसके माइंड से निकालने के लिए एक लड़की तो चाहिए उसे डिस्ट्रैक्ट करने को। तो वो झूठा नाटक कर लेते हैं कि क्यों ना तुम सच में अपनी इस बेटी की शादी मेरे बेटे शाओ से करवा दो और पहला नंबर तो अपनी इस बेटी को मेरे बेटे शाओ के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजने का इंतज़ाम करो। ये सुनकर फिर वो दोनों तो बड़े खुश हो जाते हैं और चाओ भी उन्हें थैंक यू बोलने लगती है और मन में सोचती है कि अरे वाह मैं तो कितनी लकी हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी अपने ऑफिस में होती है तभी उसकी स्टेप सिस्टर उसे मिलने पहुँच जाती है। तो सूजी उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ऐसे तुम मेरे ऑफिस में नहीं आ सकती। तो चाओ कहती है कि एक्टिंग करना बंद करो, तुम इतनी भी अच्छी हो नहीं, तुमने मिस्टर शाओ को सेड्यूस करी हो, मुझे इस बारे में अच्छे से पता चल चुका है। सूजी शॉक होकर कहती है कि क्या कहा। तो फिर चाओ कहती है कि अब एक्टिंग करना बंद करो, सच में तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस हो, जितनी मैंने सोची थी उससे भी ज़्यादा। पहले तुमने उसके बड़े भाई को फंसाई और अब जब वो नहीं रहा तो उसके छोटे भाई को भी फंसाने की कोशिश कर रही हो। सूजी कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने ये सब कहाँ से सुनी हो, लेकिन मैं तुमसे ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ, मैं तो उस मिस्टर शाओ को जानती तक नहीं हूँ। तो भी चाओ नहीं मानती होती और कहती है कि अब कितना नाटक करोगी, क्या हुआ तुम्हारा हॉस्पिटल वाला वो बीमार लड़का तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ओह लगता है वो गरीब है तो तुमने उसे छोड़ दी होगी। सूजी उसे चिल्लाती है कि तुम अब बस करो और निकलो यहाँ से। तो चाओ से हंसकर कहने लगती है कि लेकिन तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हुआ, तुमने शाओ को कितना भी सेड्यूस करने की कोशिश करी होगी लेकिन वो मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मान गया है। तो सूजी यहाँ पर अपनी स्टेप सिस्टर का मजाक उड़ा देती है कि फिर आखिर वो कैसा होगा जो तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर जाना चाहता है। तो चाओ को गुस्सा आती है कि तुम चुप ही बैठो। तभी यहाँ पर सूजी को फिर से वॉमिटिंग जैसा फील होता है। तो चाओ भी ये देखकर समझ जाती है और पूछती है कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हो। सूजी कहती है कि बकवास करना बंद करो, मेरा बस पेट ठीक नहीं है इसलिए मुझे बीमार फील हो रहा है।
इतने में यहाँ पे नर्स आती है और सूजी को बताने लगती है कि जो ने उसके पास ये फ्लावर छोड़ कर गया है कि वो जाकर उसके ऑफिस तक दे दे। नर्स बताती है कि जो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इसलिए उसने मुझे देने बोला। तो ये देखकर फिर जाओ और खुश जाती है कि अरे वाह, वही बीमार लड़के ने तुम्हारे लिए फ्लावर भेजा है, फिर तो लगता है मैं सही गेस कर रही हूँ। सूजी उससे फिर चिल्लाती है कि तुम जाओ यहाँ से। चाओ जाने लगती है और सोचती है कि वैसे भी मैं आज ब्लाइंड पर जा ही थी हूँ, तो मैं मिस्टर शाओ को इसके बारे में बता दूंगी। और फिर वो जब इसकी असलियत जान जाएगा कि ये कैसी लड़की है, तो फिर इसकी सेड्यूस करने वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। सूजी फिर नर्स को जाने बोलती है और वो शाओ के दिए हुए फ्लावर्स को देखकर बस यही सोच रही होती है कि मैं इस चीज़ को और कंटिन्यू नहीं होने दे सकती हूँ। वो तुरंत ही अपने उस डॉक्टर को कॉल करके कह देती है कि उसे अपना अबॉर्शन कराना ही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर अपने घर पे अपने डैड का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी शाओ यहाँ पहुँचती है और उसे अपना नाम बताते हुए कहती है कि उसके डैड ने उसे ब्लाइंड डेट के लिए उसको भेजे हुए। तो शाओ कहता है कि अब जाकर मुझे समझ आया कि मेरे डैड मुझे अचानक से मिलना क्यों चाहते थे, क्योंकि उनका ये इरादा था। फिर शाओ आगे जाने को करती है तो असिस्टेंट उसे रोक देता है और कहता है कि मेरे बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी उनके क्लोज है, तो आप यहीं पर ही खड़े होकर बात करो। शाओ कहने लगती है कि मिस्टर शाओ, मैं अपनी सिस्टर के बदले में भी आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि उसने आजकल आपको बहुत ही परेशान करी है ना। मुझे सब अच्छे से पता चल गया है कि उसने कैसे आपको सेड्यूस करने की कोशिश करी है, लेकिन आप ऐसी लड़की के जाल में मत फंसना, वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि वो असल में एक हॉस्पिटल वाले बीमार लड़के के साथ अफेयर चला रही है। वो बहुत ज़्यादा ही गरीब लड़का है और एक और बात ये है कि वो उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो चुकी है। शाओ ये सुनकर शॉक होता है, तो चाओ सोचती है कि अरे वाह, लगता है सच में गुस्सा हो रहे हैं। फिर वो और इस बारे में बताने लगती है कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं कुछ दिन ही पहले अभी सुई से मिलने गई थी और उसका वॉमिटिंग वाला हाल देख कर ही मैं समझ गई थी कि वो सच में प्रेग्नेंट है। शाओ तो फिर ये सुनने के बाद तुरंत यहाँ से निकल जाता है और ये चाओ उसे देख भी नहीं पाती है और बस गुस्सा रह जाती है कि उसने उसकी पूरी बात भी नहीं सुना। फिर शाओ बहुत ज़्यादा जल्दी में यहाँ हॉस्पिटल पहुँचता है और रिसेप्शन पे सूजी के बारे में पूछने लगता है। तो फिर नर्स उसे बताती है कि डॉक्टर सूजी की तबीयत कोई चीज़ की वजह से ख़राब थी, तो वो दूसरे हॉस्पिटल गई हुई सर्जरी के लिए। शाओ फिर उस हॉस्पिटल को जाने के लिए निकलता है और यहाँ कार में ही अपना ड्रेस भी चेंज कर लेता है। और उसे रास्ते में जब यहाँ सूजी मिल जाती है तो वो उसे रोकता है और पूछता है कि आखिर तुम बीमार जैसी क्यों दिख रही हो। सूजी कहती है कि तुम मुझसे दूर ही रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर शाओ से पूछने लग जाता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो और क्या ये हमारा बच्चा है। सूजी शॉक हो जाती है कि इसे कैसे पता लग गया। वो सोच लेती है कि मैं इसे बच्चे के बारे में पता नहीं लगने दे सकती हूँ कि वो जिंदा है। वो जानबूझ के फिर उसे झूठ बता देती है कि मैंने अबॉर्शन करवा चुकी हूँ। शाओ शॉक हो जाता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही होंगी ना। तो सूजी उसे चिल्लाती है कि आखिर मैं क्यों झूठ बोलूंगी, तुम बिल्कुल भी मुझे समझते नहीं हो। तो शाओ फिर नील डाउन होकर रोने लग जाता है। सूजी उसे चिल्लाती है कि क्या हरकतें कर रहे हो, उठ जाओ। तो फिर वो रोते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, कम से कम तुम ठीक हो ना। सूजी कहती है कि हम एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं है, तो इतनी ज़्यादा इमोशनल होने की एक्टिंग करना बंद करो, और अब बच्चा अबॉर्ट हो चुका है तो हमारे बीच में अब कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा बोलकर वो जाने की कोशिश करती है। तो शाओ तुरंत ही उठ जाता है और कहता है कि अभी तुम्हारा मिस कैरेज हुआ है तो तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी, मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। सूजी मना कर देती है कि मैं अपना चली जाऊँगी, तो भी वो नहीं मानता और कहता है कि अगर तुम जिद करोगी तो फिर मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊँगा। तो सूजी को मानना पड़ जाता है और फिर वो उसके साथ यहाँ अपने घर तक पहुँचती है। सूजी जैसे अपने घर तक पहुँचती है तो यहाँ पर उसे अपने लिए एक पार्सल मिलता है, जिसको वो खोलती है तो उसके अंदर कुछ डरावना सा होता है, जिसे देख के वो डर जाती है। तो यहाँ पर फिर शाओ से संभालता है और कहने लगता है कि ज़रूर ये तुम्हारी स्टेप सिस्टर ने करी होगी। तो सूजी कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो कहता है कि लास्ट टाइम हॉस्पिटल में उसने तुम्हें परेशान करी थी ना, इसलिए मैंने गैस किया। और शाओ भी समझ जाता है कि उसने जो ब्लाइंडेड बीच में छोड़ कर आ गया तो वो पक्का गुस्सा हो गई और उसने सूजी के ऊपर अपना गुस्सा निकाली। सूजी अब उससे कहती है कि मैं अब घर अपने पहुंच गई हूँ ना, तो तुम अब जाओ यहाँ से। तो वो कहता है कि लेकिन तुम्हें अकेले यहाँ पे रहने देने के लिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता, तुम आखिर अपना ख्याल कैसे रखोगी, तो क्यों ना तुम कुछ दिन के लिए मेरे घर पे रह लो या फिर मैं तुम्हारे घर पे रह लेता हूँ। सूजी चिल्लाती है कि तुम पूरे पागल हो गए हो। वो उससे बहुत सारी बातें सुनाकर अपने घर में जाने को कहती है। तो शाओ फिर से कहता है कि काश हम दोनों पहले मिले होते, काश मैं तुम्हारी लाइफ में बहुत पहले आया होता, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। तो सूजी साफ कह देती है कि मुझे तुम्हारी लाइक की ज़रूरत नहीं है, इसलिए दोबारा मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो और जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर शाओ जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और उसे वॉल पे पुश करके उसके क्लोज आने को करता है। तो सूजी फिर रोने लग जाती है। ये देखकर फिर वो रुक जाता है और उससे सॉरी कहता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। पर फिर सूजी तो उससे और गुस्सा होकर सीधा अपने घर में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में सूजी अपने घर से निकल रही होती है और तभी यहाँ पर शाओ उसके लिए सूप लेकर आया होता है।
तो वो सूजी से पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। सूजी कहती है कि मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल में काम करने। तो वो कहता है कि अभी तो उसकी सर्जरी हुई है ना, तो उसे कुछ दिन के लिए घर पे रेस्ट करना चाहिए। सूजी मना कर देती है कि मैं इतनी से ज़्यादा नाजुक नहीं हूँ और वैसे भी हॉस्पिटल के पेशेंट्स को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर यहाँ पर शाओ उसे सूप देने लगता है कि ये सूप वो जल्दी से पी ले, इससे उसे जल्दी आराम मिलेगा और वो ठीक हो जाएगी। सूजी उसे मना करती है कि तुम्हें मेरी ये सब केयर करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अगर बच्चा होता भी तो भी मैं तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करती, तो मुझसे दूर ही रहो। शाओ कहता है कि आखिर क्यों, क्या तुम उस पर्सन को भूल नहीं पा रही हो, क्या तुम ट्राई नहीं कर सकती उसे भूलने के लिए। सूजी इस बात पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब बस बहुत हो गया, तुम अब मुझे दोबारा परेशान नहीं करोगे बस। ये कहकर वो चली जाती है। रास्ते में सूजी वॉक करते हुए जाते हुए एक छोटे बच्चे को देखकर अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती है। तो शाओ भी ये चीज़ नोटिस कर रहा होता है कि पक्का वो हमारे बच्चे को खोने की वजह से सैड फील कर रही होगी। नेक्स्ट डे शाओ जब हॉस्पिटल जाने के लिए अपने घर के बाहर पहुंचती है, तो शाओ फिर से यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक लेके चलता हूँ। सूजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम फिर मेरे पीछे पड़ गए। तभी इतने में उसके फ़ोन पर कॉल आ रहा होता है। कॉल पर उसकी स्टेप सिस्टर उसे घर आने के लिए बोल देती है कि उसके डैड ने उसे ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया। सूजी कहती है कि क्या कुछ काम है, तो फिर वो उसे और चिल्लाती है कि तुम फालतू क्वेश्चंस करना बंद कर दो, नहीं तो डैड और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और उन्होंने कह दिया है कि अगर तुम 2 घंटे में यहाँ पर नहीं पहुंची तो वो तुम्हारी मॉम की ग्रेव को खोल देंगे, तो अब तुम्हारे ऊपर है। सूजी शाओ से कह देती है कि अभी मुझे परेशान मत करो, मुझे ज़रूरी काम है, और वो चली जाती है। तो यहाँ पर फिर शाओ अपनी कार में बैठता है और असिस्टेंट से कह देता है कि उसकी फैमिली वाले फिर से उसे कोई ट्रबल कर रहे हैं, तो मुझे अभी वहीं पर लेके चलो। सूजी फिर अपने डैड के घर पहुंचती है और कहती है कि आखिर क्या काम है। तो स्टेप सिस्टर शाओ से चिल्लाती है कि तुम्हें यहाँ एक्सप्लेनेशन देना होगा, तुम्हारी वजह से उस दिन मेरी शाओ के साथ डेट खराब हुई, तुम्ही ने कुछ करी हो तभी वो बीच डेट छोड़कर ही भाग गया। सूजी उसे क्लियर करती है कि आखिर वो तुम्हारे साथ डेट छोड़कर भाग गया, इसमें मेरा क्या लेना देना है। शाओ से कहती है कि भूलो मत कि तुमने उसे सेड्यूस करी हो। तो सूजी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ, मैंने तो उस बंदे को देखी तक नहीं हूँ। तो चाओ कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, एक तरफ तो तुम उस हॉस्पिटल वाले बीमार लड़के को डेट कर रही हो और एक तरफ इसे भी सेड्यूस कर रही हो। सच में तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस हो, जो उस बीमार लड़के के बच्चे से प्रेग्नेंट होने के बाद भी मेरे मिस्टर शाओ को छोड़ नहीं रही हो। वो इस बच्चे को नाजायज़ कहने लग जाती है। तो सूजी उसे क्लियर करती है कि दोबारा इसे ऐसे मत बोलना, ये मेरा बच्चा है। सूजी की स्टेप मॉम कहने लगती है कि ये सब छोड़ो, अभी हमें ये बताओ कि तुम इस बच्चे का क्या करने वाली हो। तो सूजी कहती है कि ऑफकोर्स ये मेरा बच्चा, मैं इसे खुद पालूंगी। तो उसकी स्टेप मॉम कह देती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें इसे अबॉर्ट करना पड़ेगा, तुम इसे रख नहीं सकती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके सहारे फैमिली के एसेट्स हमसे छीनोगी? तुम खुद भी अपनी माँ की नाजायज़ बेटी हो और तुम्हारा बच्चा भी, और तुम्हें कोई इतनी सारी फैमिली प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। सूजी कहती है कि आप लोगों ने तो पहले ही मुझे इस घर से निकाल दिया ना, तो आप लोगों को क्यों डर लग रहा है कि मैं आप लोग की प्रॉपर्टी लूँगी। स्टेप मॉम कहती है कि क्या पता तुम भी अपनी मॉम की तरह ही हो तो वही काम करोगी। तो सूजी चिल्लाती है कि आप मेरी मॉम की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती हैं, उन्हें तो इस बारे में पहले पता भी नहीं था कि आपकी मेरे डैड के साथ पहले से एंगेजमेंट है, वो कोई आपके और उनके बीच में नहीं आना चाह रही थी। तो स्टेप मॉम तो सीधा सूजी को थप्पड़ लगाती है कि उस औरत की मेरे सामने साइड मत लो। यहाँ पर फिर सूजी अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर दोनों को कह देती है कि वो लोग जो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और वो लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल भी वो सुनने वाली नहीं है। वो अपने बच्चे को अबॉर्ट करेगी और ना उस मिस्टर सू से शादी करेगी जिसके साथ उसके डैड ने उसे लास्ट बारी ब्लाइंड डेट पर भेजे थे। वो ऐसा कहकर जाने लगती है तो उसके डैड गुस्से में उसे कप उठाकर फेंक कर मारते हैं और उसे कह देते हैं कि तुम्हारी शादी का डिसीजन तुम्हारे ऊपर नहीं है बल्कि वो हम लेंगे। और फिर स्टेप मॉम तो यहाँ पर सूजी को बताती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जब यहाँ पर एंटर करी थी तो तुम यहाँ से वापस जा सकती थी, बिल्कुल नहीं, तुम अब नहीं जा सकती हो और तुम्हारा बच्चा भी मर के रहेगा। चाओ फिर इंजेक्शन निकालती है सूजी को लगाने के लिए और ये लोग सूजी को यहाँ पकड़ लेते हैं और सूजी कैसे भी करके इन लोग को रोक देती है और उस इंजेक्शन को वो चाओ को ये तरफ ही पॉइंट कर देती है। तो फिर स्टेप मॉम को गुस्सा आता है कि तुमने मेरी बेटी को मारी कैसे। वो यहाँ पर सूजी को एक एंटी को उठाकर सर पे मारने जा रही होती है, पर सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने शाओ आ जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। तो सूजी ये देखकर शॉक होती है। यहाँ पर फिर शाओ तो बेहोश होने लग जाता है। तो सूजी उसकी केयर करने लगती है कि तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो स्टेप मॉम इन लोग को रोकती है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। सूजी कहती है कि आपको दिख नहीं रहा है कि उसे कितनी चोट आ गई है, उसकी जान बचाना तुरंत ज़रूरी है। तो स्टेप मॉम कहती है कि वो खुद यहाँ पर आया है, जब खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो तुम्हें क्यों प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में घुसा, और वैसे भी तुमने मेरी बेटी को हर्ट करी, ऐसे कैसे तुम बच के जा सकती हो। तो सूजी फिर चाकू उठा लेती है और उन्हें धमकी देती है कि अगर वो आगे बढ़ेंगी तो फिर वो यहाँ पीछे नहीं हटने वाली है और उनको मार के मर जाएगी, वो उससे चलेगा।
और वो यहाँ पर अपने डैड को भी समझा देती है कि अगर इन सब चीज़ों के बारे में बाहर लोगों को पता लग गया ना तो उनकी रेपुटेशन जाएगी। तो फिर उसके डैड उसे जाने दे देते हैं। तो सूजी जल्दी से शाव को लेकर जाती है। स्टेप मॉम फिर यहाँ पर उसके डैड को चिल्लाती है कि तुमने उसे ऐसे कैसे जाने दिए, अब हम उसे वापस कैसे लेकर आएंगे। तो फिर डैड कहते हैं कि फिक्र मत करो, वैसे भी हमारी रेपुटेशन अभी ज़्यादा ज़रूरी है और उससे तो हम बाद में निपट ही लेंगे। फिर लोग जैसे बाहर निकलते हैं तो शाव अपने असिस्टेंट को इशारा कर देता है कि वो चुपचाप चला जाए। फिर सूजी शाव से कह रही होती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो वो कहता है कि हाँ, तुम जैसा बोलोगी मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा। सूजी फिर शाव को उसके घर पे ले आती है और उसका ख्याल रख रही होती है और कहने लगती है कि अब तुम कुछ दिन के लिए अच्छे से रेस्ट करो। तो कहता है कि ठीक है, जैसे तुम बोलो। सूजी उसे आज के लिए थैंक यू भी बोलने लग जाती है, पर प्लीज़ अगली बार ऐसा मत करना, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई चोट आए। तो शाव कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने प्रॉमिस किया हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। शाव कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरे लिए फिक्र हो रही है। तो सूजी कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो बस इसलिए फिक्र कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें मेरी वजह से चोट आई, तो मुझे इसलिए गिल्टी फील हो रहा है और कुछ भी नहीं। शाह कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर बताओ तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा रेड क्यों है, टेम्परेचर भी सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ। तो सूजी चिल्ला रही है। तो वो कहता है कि ठीक है, अच्छा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम गुस्सा मत हो। सूजी कहती है कि ठीक है, अच्छा आप सच में रेस्ट करो, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो वो तुरंत ही सर में दुखने का नाटक करने लगता है। तो सूजी कहती है कि क्या हुआ, क्या बहुत दुख रहा है। तो फिर वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्यों ना तुम यहीं पे रुक जाओ और मेरे साथ ही यहीं पे रहो। अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो मुझे पेन फील नहीं होगा और फिर जब मैं सो जाऊँ तो तुम चली जाना, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाता सोने में। तो सूजी मान जाती है कि ठीक है, तुम्हें मुझे बचाते हुए इतनी चोट आई है सिर्फ इस वजह से ही मैं मान रही हूँ। और फिर वो उसे ठीक से लेटा देती है और फिर उसकी केयर करने के लिए यहीं पर ही बैठ जाती है और सोचती है कि उसके फियांसे जीन के बाद कोई पहली बार है जो उसकी इतनी केयर कर रहा है। फिर जब शाव की नींद खुलती है तो वो देखता है ये सूजी तो यहीं पर ही बैठे बैठे सो रही है। तो शाव फिर अपने आप को रोक नहीं पाता है और सूजी को किस करने जा रहा होता है, पर इतने में सूजी जाग जाती है और उसे ऐसे देखकर वो चिल्लाती है कि तुम क्या करने जा रहे थे, देखो तुम ऐसी हरकतें करोगे ना तो आप भी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। तो कहता है कि सॉरी प्लीज़ गुस्सा मत हो, देखो मैं बस तुम्हें इतना लाइक करता हूँ कि मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। सूजी गुस्सा हुई जा रही होती है तो फिर वो तुरंत ही सर दुखने का नाटक करने लगता है। तो सूजी उसे समझाने लगती है कि देखो मेरे साथ जो भी रहता है ना वो अनलकी हो जाता है, इसलिए मुझसे दूर ही रहो। शाह कहता है कि अपने बारे में ऐसा बिल्कुल मत सोचो और मैं तो हमेशा ही तुम्हें अपने दिल में रखना चाहता हूँ और तुम दुनिया की सारी बेस्ट चीज़ें डिजर्व करती हो। और वैसे भी बैड लक चीज़ों से तो मैं डरता ही नहीं हूँ, बचपन से ही फॉर्च्यून टेलर ने मुझे बोला है कि बैड लक उल्टा मुझसे डरता है, इसलिए तुम अगर बस मुझे एक चांस दे दो मैं पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूँगा। सूजी कहती है कि बस अब बहुत हो गया, हमारे बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो शाह कहने लगता है कि लेकिन किसी को भी पास्ट में इतना नहीं डूबना चाहिए बल्कि आगे भी बढ़ना चाहिए लाइफ में, क्योंकि जिस पर्सन की वजह से तुम इतना ट्रैप हो वो भी ये नहीं चाहता होगा, वो चाहता होगा कि तुम खुश रहो। सूजी कहती है कि असल में ये रीज़न नहीं है। सूजी कहती है कि उसे तुम नहीं बदल पाओगे और वैसे भी मैं कह रही हूँ ना हमारे बीच में कोई चांस नहीं है। ऐसा कहकर वो चली जाती है। दूसरी ओर चाओ अपनी मॉम से कह रही होती है कि मॉम अब हम क्या करें, वो सूजी का जैसा नेचर है वो तो वापस से मिस्टर शाओ को सेड्यूस करने जाएगी ही जाएगी। तो उसकी मॉम कहती है कि करना क्या है, तुम्ही ने तो बताई थी ना कि वो सूजी प्रेग्नेंट है, तो एक काम करो उसके बारे में सारे एविडेंस ढूंढ लो ताकि फिर तुम मिस्टर शाओ को दिखा सको और देखना एक बार जब उन्हें पता लग जाएगा कि वो कैसे उन्हें चीट कर रही है वो थोड़ी ना उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो चाओ कहती है कि मॉम आप तो सबसे बेस्ट हो, मुझे तो ये आइडिया आया ही नहीं। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर सूजी शाह के पास मेडिसिन बॉक्स लेकर आती है और कहती है कि तुम्हारी मेडिसिन चेंज करने का टाइम हो गया है। फिर वो देखती है कि वो खा नहीं रहा है तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं है। तो कह रहा है कि हाँ मुझे सच में ये वाला खाना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वो उसको मेडिसिन लगाने लग जाती है और शाह को दर्द हो रहा होता है तो सूजी फिर फूक रही होती है, तभी ऐसे उससे देखकर वो उसे किस करने लग जाता है, पर सूजी इस बार उसे नहीं रोकती है। इतने में उसकी स्टेप सिस्टर की बाहर से आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खोलो। तो शाओ सूजी को बैठने बोलता है और वो जाके दरवाज़ा खोलता है। तो जाओ जैसी इसे देखती है तो कहती है कि अच्छा तो तुम दोनों साथ में हो। फिर वो इन दोनों का वीडियो बनाने लगती है। तो शाओ कहता है कि तुम कितना आवाज़ कर रही हो। तो शाओ कहती है कि हाँ हाँ मैंने तुम लोग के प्राइवेट मोमेंट में डिस्टर्ब कर दी होंगी ना तुम लोग को रोमांस करने से। तो सूजी चिल्लाती है कि तुम कुछ भी बकवास मत करो। तो चाओ कहती है कि अरे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आखिर तुम दोनों एक साथ अकेले कर ही क्या सकते हो। सूजी कहती है कि इसने मेरी हेल्प किया था तो इसलिए ही मैं उसकी केयर कर रही हूँ, सिर्फ उसका मुझे बचाने के लिए। तो चाओ कहती है कि हाँ हाँ तुम तो बड़ी अच्छी हो, कोई बात नहीं, तुम दोनों ने मुझे मौका दे दिया तुम लोग का वीडियो रिकॉर्ड करने को ताकि मैं इस एविडेंस को मिस्टर शाह को दिखा सकूँ और उन्हें पता चल सके कि तुम कैसे टाइप की हो।
सूजी उसे फिर से बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ और आखिर मैंने कितनी बार बताई हूँ कि मैं तो उस मिस्टर शाह को जानती भी नहीं हूँ। शाह कहती है कि सच में तुम कितनी शेमलेस हो, मानने को तैयार ही नहीं हो। एक तो तुम इस लड़के को डेट कर रही हो क्योंकि ये तुम्हारे पिछले वाले की तरह सेम दिखता है और ऊपर से तुम अभी मेरे फियांसे के भी पीछे पड़ी हुई हो। शाह इस बारे में चाव से कहता है कि मैंने तो कभी नहीं सुना कि मिस्टर शाह की फियांसी तुम हो। तो वो कहती है कि तुमने सुना भी कैसे हो सकता है, तुम क्या अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। वो उसकी भी बेइज्जती करती है और फिर सूजी की भी बेइज्जती करने लग जाती है। तो शाह को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अभी इसी वक्त सूजी से माफ़ी मांगो, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ मैं जितना रूड होऊंगा ना वो तुम सह नहीं पाओगी। तो शाह हंसने लग जाती है कि तुम कर क्या लोगे। वो यहाँ पर सूजी की मॉम को भी क्या क्या कहने लग जाती है कि सेम उसकी मॉम भी उसकी तरह ही थी। तो शाह गुस्से में उसे सीधा एक थप्पड़ लगा देता है। तो वो चिल्लाती है कि आखिर तुमने मुझे मारा कैसे, तुम दोनों को ही मैं छोड़ूंगी नहीं। सूजी शाह से कहने लगती है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो हमेशा ऐसी बिहेव करती है। तो शाह कहता है कि वो तुम्हारी इंसल्ट कर रही थी और मैं ये सह नहीं सकता। फिर जियाओ अपने घर पहुंचती है और अपनी मॉम को बताने लगती है कि मॉम, उस सूजी और उसके उस बीमार बॉयफ्रेंड ने दोनों ने मिलकर मुझे परेशान करें, आप लोगों को अब मेरा उससे रिवेंज लेना होगा। तब यहाँ पर वो देखती है कि मिस्टर सूबी यहाँ बैठा हुआ है। तो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ मिस्टर सू कहने लगता है कि ऐसा मत बोलो, आखिर मैं तुम्हारे डैड से बात करने आया हूँ कि सूजी के साथ मेरी शादी करने का कुछ तरीका निकाले। तो कहती है कि लास्ट टाइम तुम खुद कुछ नहीं कर पाए और बड़े आए मेरे डैड से हेल्प लेने वाले, तुम क्या ही कर सकते हो। फिर इतने में सूजी के डैड को शाओ के डैड का कॉल आता है। तो चाओ खुश होती है कि जल्दी से कॉल उठाओ, जरूर मेरे और शाओ के बारे में कुछ बात करना होगा उन्हें। पर कॉल पर तो शाओ के डैड उन्हें चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि अपनी बेटी सूजी को रोक लो मेरे बेटे शाओ से मिलने से, पर तुमने नहीं रोके और वो अभी भी मेरे बेटे शाओ को सेड्यूस कर रही है। देखो अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर डैड को भी गुस्सा आ रही होती है। शाओ कहने लगती है कि डैड आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी और शाओ की शादी कैसे होगी। तो इसकी मॉम कहती है कि इतनी फिक्र मत करो, सब मुझ पे छोड़ दो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शाओ को, जो कि सूजी के घर के बाहर पहुंचता है और अपने असिस्टेंट से बहुत सारी वेजिटेबल्स खरीदवा लेता है। यहाँ सूजी को मैसेज करने लगता है कि वो घर कब आएगी, उसके हॉस्पिटल से छुट्टी कब होगी, वो उसे बहुत मिस कर रहा है और आज वो उसके लिए डिनर बनाने वाला है। तो सूजी उसे मैसेज करके बताती है कि बस मैं घर पहुंचने वाली हूँ। फिर वो जैसे ही टैक्सी से बाहर निकलती है तभी शाओ से देखकर खुश होता है और उसे आवाज़ देने वाला होता है, पर इतने में यहाँ पर कुछ गुंडे कार से निकलते और सूजी को बेहोश करके अपनी कार में बैठाने लगते। तो ये देखकर शाह उनके पास जाता है उन्हें रोकने के लिए। तो ये लोग फिर उसे भी स्प्रे मार के बेहोश कर देते हैं और डिसाइड करते हैं कि चलो इसे भी साथ लेके चलते हैं। दूसरी ओर असिस्टेंट यहाँ समझ जाता है कि ज़रूर शाह कोई खतरे में पड़ गया है। तो वो तुरंत ही अपने गार्ड्स को कांटेक्ट करता है शाह को बचाने के लिए निकलने को। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी और शाह को जब होश आता है तो ये लोग देखते हैं कि इन लोगों को कोई वेयर हाउस में इन सारे गुंडों ने बांध के रखे। तभी यहाँ पर वो चाव भी पहुँच जाती है और वो मिस्टर सू भी आ जाता है। तो सूजी यहाँ पर इन लोगों से कहने लगती है कि तुम लोग इसे जाने दे दो, वैसे भी तुम लोग को सिर्फ मुझसे मतलब है ना। तो चाव कहती है कि इतनी इजीली नहीं, इसने लास्ट टाइम मुझे मारा था, ऐसे कैसे, मैं इस बीमार लड़के को ऐसे जाने दूंगी, और अभी तो मैं इसे तुम्हारे सामने मारूंगी, फिर बताओ तुम्हें कैसा लगेगा। तो सूजी चिल्लाने लगती है कि उसके साथ कुछ नहीं करना। तो भी लोग हंस रहे होते हैं और गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं उस मारने को। सूजी रोने लग जाती है और शाह को छोड़ने बोल रही होती है, तो भी वो लोग नहीं सुन रहे होते हैं और गार्ड्स को अटैक करने बोलते हैं। पर यहाँ पर जल्दी से शाओ इन सभी से फाइट करने लग जाता है। तो ये सारे के सारे उसकी फाइटिंग देखकर शॉक होते हैं कि वो इतना अच्छा फाइटर कैसे। तो यहाँ पर वो मिस्टर सू जल्दी से जाकर सूजी को पकड़ लेता है ताकि शाओ से डील कर सके। तो शाओ जल्दी से सूजी को बचाने के लिए उसके पास जाता है और अब उसके हाथ में बैट भी नहीं होता। तो ये सारे गार्ड से उठकर आ जाते हैं, उसे घेर लेते हैं उसे मारने के लिए। तो सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए शाओ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और ये सारे फिर उसे मारते जाते हैं और सूजी उसे ऐसे देखकर फिर रोने लग जाती है कि वो उसे बचा भी नहीं पा रही है। शाओ को इतनी चोट लग गई होती है। तो ये देखकर यहाँ पर चाओ और वो मिस्टर सू खुश होने लग जाते हैं। सूजी शाओ से कहने लगती है कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ हो भी गया तो भी कोई बात नहीं है, तुम मुझे हेट भी करती हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें प्रोटेक्ट करा हूँ और मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। तो सूजी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें इतनी बार हर्ट करी फिर भी तुम मुझे कैसे लाइक कर सकते हो। तो वो रोने लग जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं है, वैसे भी तुम मुझे लाइक ही नहीं करती हो तो मैं मर भी जाऊँगा तो कोई बात नहीं है। सूजी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मुझे नहीं पता कि ये कब से स्टार्ट हुआ, लेकिन शायद मैं भी तुम्हें बहुत टाइम से ही लाइक करती हूँ। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो। सूजी हाँ से हाँ बोलती है और फिर दोनों एक दूसरे को हक करके रो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर चाव कहने लगती है कि तुम लोग तो मरने के कगार पर हो और अभी भी तुम लोगों को ये लवर बनने का टाइम मिल रहा है। तभी फिर यहाँ पर ये लोग कहने लगते हैं कि अब तुम दोनों बचोगे नहीं। तो शाह सूजी से कहता है कि शायद अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इससे बेहतर है कि तुम मुझसे नफरत ही कर लो। तो वो कहती है कि इसका क्या मतलब है।
शाओ तभी आवाज देकर अपने सारे गार्ड्स को यहाँ पर बुला लेता है और वो लोग एक आवाज में सब यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इनकी तरफ बंदूक पॉइंट कर लेते हैं। तो चाओ कहती है कि आखिर तुम कौन लोग हो और कहाँ से आ गए हो। तो फिर असिस्टेंट कहता है लास्ट टाइम जब तुम मेरे बॉस के साथ ब्लाइंड डेट पर आई थी तब तुमने मुझे देखी नहीं थी। तो फिर वो उसे देखती ही शॉक होती है और कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मिस्टर शाओ के असिस्टेंट हो। और वो यहाँ बता देता है कि कोई और नहीं, जो ही उसका बॉस है और उसका असली नाम मिस्टर शाओ है। तो ये लोग तो शौक रह जाते हैं और फिर गार्ड्स इन्हें पकड़ के लेके जा रहे होते हैं और चाओ भी शौक रह जाती है कि अब तो वो पूरी फैमिली बर्बाद होने वाले हैं। यहाँ पर फिर तभी जैसे ही शाओ पीछे मुड़ता है तो वो तो बेहोश हो जाता है। फिर सूजी उसे घर ले आती है और उसकी केयर कर रही होती है और वो यही सोच रही होती है कि शाओ ने उसे इतना बड़ा सच छुपाया और उसे झूठ बोल के रखा था। तभी इतने में असिस्टेंट आता है और वो शाओ की साइड लेते हुए सूजी को कहने लगता है कि प्लीज़ आप मेरे बॉस से अब और नफरत मत करना और उनके इस झूठ को माफ़ कर देना, बस यही सोचकर कि वो आपको 12 साल से लाइक करते हैं और उन्होंने बस हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने का ही सोचा है। सूजी को तो शौक लगता है जब उसे अब जाकर ये पता लग रहा है कि शाओ उसे बहुत पहले से लाइक करता है, जब वो उसके भाई की फियांसी थी तब से। फिर यहाँ जब शाओ को होश आता है तो वो देखता है कि सूजी उसका हाथ पकड़ के सो रही है। वो सोचता है कि अब तो वो सच जान चुकी है तो वो तो उससे नफरत करेगी और उसे पसंद ही नहीं करेगी। वो यहाँ से बाहर चला जाता है। फिर अकेले खड़े होकर बस यही सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे कि सूजी उससे प्यार करने लग जाए। तभी इतने में पीछे से सूजी आकर उसे हक कर लेती है। उसे लग रहा था कि कहीं वो अपनी जान ना देने चले जाए। यहाँ पर शाओ को तो शौक लगता है कि सूजी उसे रियल में पसंद करती है। शाओ से माफ़ी मांगता है कि उसने सच उससे इसलिए छुपाया हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि जब उसे पता लगेगा कि वो उसके फियांसी जिन का छोटा भाई है तो वो उससे और दूर हो जाएगी और उसे कभी पसंद नहीं करेगी। सूजी कहती है कि सच में हमारे बीच में कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और यहाँ मैं सोच रही थी कि काश अगर तुम उसके छोटे भाई होते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन सच बोलो तो मुझे ये जानने से पहले ही तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हें अब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं समझती हूँ बल्कि मैं तुम्हें रियल में पसंद करती हूँ। तो शाओ तो फिर रोने लग जाता है और उसे फिर किस करते हुए अपना कन्फेशन करता है। फिर दोनों साथ में शाओ के डैड से बात करने जाते हैं कि वो लोग अब शादी करने वाले हैं और उन्हें मानना ही पड़ेगा। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाता है और सूजी और शाओ अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे होते हैं और इनका बेटा भी अब काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और वो सूजी के साथ सोने की जिद कर रहा होता है। तो शाओ उसे उठा के दूसरे रूम में छोड़ के आता है कि अभी तुम्हारी मम्मी के साथ मेरा टाइम है और फिर सूजी और शाओ दोनों साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।